किंडल का दौर चला है, इसमें कहीं ना कहीं जो महक एक आती है नई किताब से, जो खुशबू होती है, वो कहीं ना कहीं फील वो गायब होती जा रही है। लोग आमतौर पर फ़ोन पर लगे रहते हैं और अब कहानी कविता पढ़नी है तो उसके लिए किंडल भी है। तो उस चीज़ को वापस लाने के लिए आप जैसे जो युवा हैं, कई बार लगता नहीं कि काश हम उस दौर में हुए होते जब सिर्फ किताबें ही होती थी। मुझे तो बड़ा भाग्यशाली लगता है कि मैं इस दौर में हूँ, क्योंकि मेरी जो रीडरशिप है वो मेनली फेसबुक से, इंटरनेट से, ब्लॉग से ही बनी है। उसके बाद किताब छपी, तो मेरी कहानियाँ, कविताएं ज़्यादातर लोग किताब छपने से पहले ही पढ़ चुके थे। तो इतना आसान हो गया है लोगों तक पहुँचना। उसके डेंजरस चीज़ क्या है टेक्नोलॉजी की, कि आप पे थोड़ा सा लालच रहता है। कई बार आप बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, मैं खुद पे तो बहुत फ़िल्टर लगाने की कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी डाल के ज़्यादा शेयर हो जाए कोई चीज़, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव। जैसे किसी ने कहा है ना कि जब आप शुरुआत करते हैं व्यूज और लाइक्स के फेर में आप भी पढ़ चुके हैं। और किसी ने कहा कि आप जब शुरुआत करते हैं लिखने की तो आप अच्छे अच्छे शब्दों से, स्टाइल से इम्प्रेस करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आप सादगी की तरफ बढ़ते हैं। तो वो फेसबुक और वो वैसा थोड़ा बाजार की तरह है जहाँ पे सब अपनी दुकान सजा के बैठे हैं और थोड़ा ऊंची आवाज़ में गाने वाने चला के बुला रहे हैं ऑडियंस को। अकबर, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि ये बाजार जो है, जो सज चुका है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, उसमें अवेयर रहना और साथ ही उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन ना चाहते हुए भी देना एक आज के दौर की एक रिक्वायरमेंट है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि राइटर अगर ये समझ के लिख रहा है ये रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके साथ खुद इशू है कि वो चाहता क्या है। वो लिखना चाहता है या वो ये सोच के लिख रहा है कि मैं वो लिखूं जिसके लाइक्स और कमेंट्स ज़्यादा हों। अगर वो दूसरी दिशा में जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो राइटिंग कहीं ना कहीं फिर वो मैकेनिज्म में फंस जाती है। तो हमेशा कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिविटी के बीच में ये गैप रहेगा। जब आप कोई चीज़ किसी सांचे में ढाल के लिख रहे होंगे, वो कभी क्रिएशन के पूरे रूप में नहीं आ सकती, उसमें कंस्ट्रक्शन जुड़ जाती है, क्रिएशन अंदर से निकलती है। गौरव भाई ने बोला कि वो कविताएं सिर्फ अपने लिए लिखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो क्रिएशन का उनके लिए प्योरेस्ट फॉर्म है। जो कोई पसंद करे ना करे, मैं लिख रहा हूँ, मेरे अंदर के भाव हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ। तो ये एक फ़र्क है। मुझे लगता है कि वो दोनों तरीके के राइटर्स मौजूद हैं हमारे बीच। ये और आज़म, आपसे मेरा ये सवाल, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़ चुके हैं। यूफोरिया बैंड के साथ आपने काम किया, आपने नीलेश मिश्रा के साथ यादों का इडियट बॉक्स किया। तो ये जो अलग अलग जॉनर्स होते हैं, इसमें एक के बाद एक मतलब स्किप करना, मतलब क्योंकि हम बतौर पत्रकार जो है वो एक ही तरह के एक जॉनर में फिट होते हैं। यानी कि कोई जो है वो पॉलिटिकल पत्रकारिता करता है, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ी, लेकिन आप अगर इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इसको अपने पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित करना, अपने शेड्यूल में शामिल करना कितना मुश्किल, कितना आसान होता होगा? ये बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले अपने श्रोताओं को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये बहुत मज़ेदार होता है कि आप बहुत सारे काम करते हो, अलग अलग तरीके के काम करते हो। तो आप जब जितने डाइवर्सिफाई काम करते हो, उतने सारे एक्सपीरियंस आपके झोली में आ जाते हैं, और वही बैकडोर से कहीं ना कहीं आपकी कहानियों में, आपके भावों में वो आ जाते हैं। तो हम लोगों के साथ क्या हुआ कि हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया या लिखना जो शुरू किया, वो बेसिकली फिल्मों में शुरू हुआ। फिल्मों में और शुरुआत हुई डायरेक्शन से। यूफोरिया बैंड के हमने म्यूज़िक डायरेक्ट किए, बहुत सारी म्यूज़िक डायरेक्ट किए, फिल्म बनाई, फिल्म डायरेक्ट की, लिखी। तो शुरुआत हुई फिल्म से, फिर 3 साल लगातार रेडियो लिखा, और रेडियो का वो शो बहुत ही फेमस रहा। 3 साल मतलब हम लोगों ने मिलकर कोई 100 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी होंगी तीनों सीज़न में। और उसके बाद फिर ये किताब जो आई हमारी कहानियों की, ये अभी हमारा लेटेस्ट वेंचर है, ये आखिरी है। तो ये ज़रूरत हुई कि यार ये अभी कहानी कहना है। एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीवी हो गया या फिल्म हो गया, उनके अपने एक सांचे हैं, उनके अपने एक सेट पैरामीटर्स हैं। लेकिन यहाँ जो मैं कहानी लिख रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरी कलम है, मेरे पेपर है और मेरे शब्द हैं।